नमस्कार दोस्तों, कोर्स में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका कोर्स में। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 यानी कि प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की हिंदी में बोलें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव राज्य नहीं करेगा। अब ये एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को है। जैसे आपने देखा कि आर्टिकल 14 जो था वो सिटीजन्स को भी था और एलियंस, परग्रही नहीं बल्कि जो कि लोग विदेश में रहते हैं, जो कि हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है। अब ये फंडामेंटल राइट ऐसा है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिला है। अब इसकी शुरुआत करेंगे हम केरल से। केरल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो कुछ एक वैकेंसीज निकालता है लाइनमैन की। भैया आओ, आपसे हम ये काम करवाएंगे, आप खंबे पे आपको चढ़ना होगा, आपको ट्रांसफार्मर्स में तेल भरना होगा, आपको जो है वो तार बिछाने होंगे, मोटे मोटे गड्ढा करना होगा, और कुछ इस तरीके के काम जो कि आप देखते हैं लाइनमैन करता है। आपके यहाँ बिजली चली जाती है, आप फ़ोन करते हैं कि भैया आके ज़रा तार हिला दो, उस तरीके के काम थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन होती है उसको देखते हुए कुछ एक लेडीज़ फॉर्म भरती हैं और वो ये कहती हैं कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, जो भी काम आपने मेंशन किया है, चाहे खंबे पे चढ़ने की बात हो, जो भी चीज़ है वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, ये बेस बनाकर कि जो काम की सर्कमस्टांसेस हैं, जो सिचुएशन है वो लेडीज़ के लिए ठीक नहीं है। अब ये इस बात से इनको प्रॉब्लम होती है, आहत होती हैं और ये पहुंचती हैं कोर्ट, और कोर्ट में जो फैसला सुनाया जाता है उससे तो शायद इनका दिल ही टूट गया होगा, क्योंकि कोर्ट जो फैसला सुनाता है वो इनके खिलाफ होता है। यहाँ पर कोर्ट ये कहता है, अच्छा हुआ क्या था, ये जो लेडीज़ थी ये इस बात को उठाती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पहले से ही कुछ लेडीज़ काम कर रही हैं, जब वो काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और इसके एवज में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो ये दलील देता है कि जो भी लेडीज़ वहाँ पर काम कर रही हैं वो उन लोगों से संबंधित हैं जो हमारे यहाँ पहले से काम कर रहे थे और किसी वजह से उनको काम छोड़ना पड़ा या वो एक्सपायर हो गए ड्यूटी पे, जिसकी वजह से हमें उस घर के लेडीज़ को, क्योंकि कोई और लोग नहीं थे तो उनके घर के लेडीज़ को हमें जॉब देनी पड़ी। लेकिन उन लेडीज़ का जो नंबर है वो इतना कम है कि वो रोज़मर्रा के काम में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। और अगर हम लेडीज़ को जनरल तरीके से एंट्री दे देंगे, अलाउ कर देंगे, तो होगा क्या, हमारा जो जनरल काम है, रोज़मर्रा का काम है, वो इफेक्ट हो सकता है, जिससे जनरल पब्लिक को प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई हमें रोज़ तार डालने, खंबे पे चढ़ना है, तो हो सकता है लेडीज़ इस मामले में स्लो हो जाए। और यहाँ पर इसी बात को बेस बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है ये वैलिड है, क्योंकि ये सिर्फ सेक्स के बेसिस पर नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लिंग के बेसिस पर नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो जॉब की कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए हो रहा है। और यही है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1, जो कहता है कि राज्य, जो स्टेट है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओनली, यानी कि सिर्फ इनमें से किसी एक के बेसिस पर, या तो वो रिलीजन के बेसिस पर कह दे कि भाई जी सिर्फ हिंदू जो है ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ मुसलमान ये काम नहीं करेंगे, या फिर रेस के हिसाब से या फिर सेक्स के हिसाब से, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट कहता है कि सिर्फ और सिर्फ सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, सेक्स प्लस कंडीशंस ऑफ जॉब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और यही है 15 सब क्लॉज 1। आगे चलते हैं, 15 सब क्लॉज 2 क्या कहता है। भगवान अयप्पा एक राक्षसनी थी, महिषासुरी, जिसको ये श्राप था, जो वैसे तो बहुत सुंदर थी लेकिन उसको ये श्राप था कि भाई जब तक विष्णु और शिव जी का बेटा उसको मारेगा नहीं तब तक वो अपने वापस से सुंदर रूप में आएगी नहीं। अब विष्णु जी मोहिनी का अवतार लेते हैं और उनसे विष्णु जी, मोहिनी से और शिव जी से भगवान अयप्पा प्रकट होते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य सेलिबेसी को मानने वाले थे। अब होता क्या है, जब वो महिषासुरी का वध करते हैं तो वो जैसे अपने सुंदर रूप में आती हैं तो वो इन भगवान जी को प्रपोज कर देती हैं। अब भगवान जी कहते हैं कि नहीं जी, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, मैं आपसे शादी विवाह नहीं कर सकता। वो इंसिस्ट करती हैं। अब भगवान जी क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे शादी उस दिन करूंगा जिस दिन सबरीमाला मंदिर में भक्त आने बंद हो जाएंगे। यहाँ पे खेल गए भगवान, तो वो ये कहते हैं कि भक्त आने जिस दिन बंद हो जाएंगे उस दिन मैं शादी कर लूंगा। अब ऐसा तब से आज तक तो हुआ नहीं है, आज भी जो है भक्त आते रहते हैं और इसी वजह से भगवान अयप्पा को जो है वो सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का गॉड माना जाता है। और इसीलिए 10 से लेके 50 साल की जो फीमेल्स हैं उनका आना
सबरीमाला मंदिर में मना है। अब 1900 पहले की सिचुएशन कुछ थोड़ी सी अलग थी कि वहाँ पर फीमेल्स आई तो, लेकिन इक्का दुक्का केस ऐसे हुए कि भाई एक्टिंग हुई तो कोई एक्टर जो थी वो आके डांस करा उसने, या कुछ जो कमिश्नर थे उन्होंने अपनी नातिन का राइस फीडिंग सेरेमनी, एक कल्चर, जैसे नॉर्थ में जाएंगे तो अलग कल्चर है शादी में, साउथ में जाएंगे तो साउथ में एक सेरेमनी होती है राइस फीडिंग सेरेमनी, तो वो सेरेमनी मंदिर में ही होती है। जो कमिश्नर थे उनकी नातिन की ये सेरेमनी थी। इन सब सिचुएशंस को देखते हुए कि भाई ये जो आप एक तरफ तो ब्रह्मचर्य के भगवान हैं और कोई भी आके इस तरीके के काम कर देता, इन सब चीज़ों को देखते हुए 1990 में केरला हाईकोर्ट में केस डाला जाता है और केरला हाईकोर्ट ये फैसला सुनाता है कि भाई अब से 10 से 50 साल की जो फीमेल्स हैं उनका आना बैन हो जाएगा। यहाँ पर वो ये कहता है कि सिर्फ सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, सेक्स और साथ ही साथ एज प्लस जो कि भाई प्रथा चलती हुई आ रही थी उन सब के बेसिस पर यह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, 2006 में फिर आग फड़कती है और 2018 में सुप्रीम कोर्ट अब फैसला जो सुनाता है वो केरला हाई कोर्ट के अपोजिट हो जाता है और वो जो फीमेल्स हैं उनकी एंट्री को अलाउ कर देता है, क्योंकि ये कहता है कि भाई ये सिर्फ साफ तौर पर सेक्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। और यही है 15 सब क्लॉज 2 जो कहता है कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर जाने से किसी भी पर्सन को रोका नहीं जाएगा। अब ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें बात होती है कि भाई आपको दुकानों पे या फिर सिनेमा घरों में या फिर ऐसे नदी नाले जिनकी देखरेख या तो सरकारी पैसों से होती हो या फिर वो जनरल पब्लिक की यूज़ के लिए हो, वहाँ पर आपको जाने से सिर्फ और सिर्फ रिलीजन या रेस या कास्ट या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर नहीं रोका जाएगा। अब ये एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो सरकार के खिलाफ तो है ही है लेकिन आम नागरिक के खिलाफ है। यहाँ पर जो मंदिर था वो सरकार तो नहीं था, उसको हम आम नागरिक के तौर पर लेंगे, दूसरे नागरिक, दूसरे व्यक्ति के तौर पर लेंगे। मतलब मैं आपके किसी अपने पड़ोसी के खिलाफ भी 15 सब क्लॉज 2 यूज कर सकता हूँ। यही है 15 सब क्लॉज 2। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की ये बात है, बीटीसी के कॉलेजेस की कुल मिला के 2001 के आसपास की बात है, 70 से 80 कॉलेजेस थे जहां पर बेसिक टीचर सर्टिफिकेट दिया जाता था जिससे कि आप प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन कर सकें। अब था क्या कि पूरे साल में ये जितने टोटल कॉलेजेस थे कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 टीचर्स प्रोवाइड करा पाते थे, लेकिन जो पूरे साल भर में रिक्वायरमेंट थी वो थी 70 से 80 हज़ार टीचर्स की। तो इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन निकालती है कि भैया जिसने भी बीएड कर रखा है, डीएड कर रखा है, सीएड कर रखा है वो आए, 2-2.5 महीने की बीटीसी की ट्रेनिंग ले और फिर जो है एसोसिएट प्रोफेसर के हिसाब से प्राइमरी स्कूल में ज्वाइन कर ले। इस नोटिफिकेशन में वो ये मेंशन करते हैं कि 50% जो सीट है वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होगी और 50% होगी मेल्स के लिए। और इसी रिजर्वेशन को चैलेंज किया जाता है। दलील ये दी जाती है कि भाई एक तरफ तो राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है, आप कह रहे हैं नारी और पुरुष एक समान है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 50% का रिजर्वेशन। इसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में और कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, कोर्ट कह देता है दिल के अरमा आंसुओं में बहा दो। वो ये कहता है कि जो 50% का रिजर्वेशन ये फीमेल्स को दिया जा रहा है ये इनवैलिड नहीं है, क्योंकि जो सिचुएशन हिस्ट्री में रही है फीमेल्स की, जो एक्सप्लॉयटेशन उनका हुआ है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इस तरीके के रिक्वायरमेंट, इस तरीके के जो मेजर्स हैं उनकी ज़रूरत है, उनका रिक्वायरमेंट है और इसी वजह से 50% रिजर्वेशन को वैलिड कर देता है। और यही है 15 सब क्लॉज 3 जो कहता है फीमेल्स के लिए या फिर बच्चों के लिए अगर सरकार कोई स्पेशल प्रोविजन बनाती है तो वो इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि जैसे पहले 2 प्रोविजंस में आपने देखा कि सेक्स के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि फीमेल्स के लिए हो सकता है, मेल्स के लिए नहीं हो सकता, फीमेल्स के लिए हो सकता है। क्यों हो सकता है? यह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी तो आपने ऊपर के 2 प्रोविजंस में देखा इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो यहाँ पर फीमेल्स को ऐसी ज़रूरत है। आपने देखा फीमेल्स के साथ हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे हमारा पैट्रियार्कल तरीके की हमारी सोसाइटी है, तो फीमेल्स को बड़ा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो जॉब से हो। जैसे विडो रीमैरिज थी कि भाई आपको सती होना है, आप दोबारा शादी नहीं कर सकती, इस तरीके की चीज़ें हमारे समाज में थी। तो इसी वजह से यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस फीमेल्स के लिए बनाया जा सकता है। आगे चलेंगे। बिहार की ये बात है, मेडिकल कॉलेज में प्रॉस्पेक्टस निकलते हैं हर
हर साल प्रॉस्पेक्टस निकलते हैं एडमिशन के लिए। अब प्रॉस्पेक्टस में क्या था, रिजर्वेशन का कुछ भी मेंशन नहीं था कि भाई टोटल सीट्स में से इतनी सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होंगी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उससे स्टूडेंट्स को बड़ा टेंशन होती है कि यार पहले आपने प्रॉस्पेक्टस में तो मेंशन नहीं किया था कि सीट रिजर्व होंगी, अब जब रिजल्ट आया है तब आप ये कह रहे हो कि सीट रिजर्व है, ये क्या बात हुई, या तो आप पहले करते, आप तो कैंसिल कीजिए। और इसी वजह से इस चीज को कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और कोर्ट ये कहता है फिर से दिल के अरमा आंसुओं में बहा दो। वो ये कहता है कि भाई अगर प्रॉस्पेक्टस में नहीं लिखा है कि रिजर्वेशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है या जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, उनको उनके राइट से वंचित कर दिया जाए, उनको उनके राइट से छोड़ दिया जाए। अब ये रिजर्वेशन नहीं है, कोई बात नहीं अगर प्रॉस्पेक्टस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये रिजर्वेशन वैलिड होगा। और यही है 15 सब क्लॉज 4 जो कहता है कि अगर स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बनाता है, किसके लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर शेड्यूल कास्ट के लिए या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, तो वो किसी भी बेस पर इनवैलिड नहीं होगा। दिस इज 15 सब क्लॉज 4। अब हो क्या रहा था कि ऐसे रिजर्वेशन को लेके बहुत सारे केस हो रहे थे और कॉलेजेस से ज़्यादा केस रिलेटेड थे कि भाई बिहार में भी हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे थे, केरल में भी हो रहे थे। कोई एक ऐसा स्टेट था जहां पर इस तरीके के केसेस ना हो रहे हों और शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जब इस तरीके के केसेस रिजर्वेशन से रिलेटेड केस ना हो रहे हों। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो ये फैसला लेती है कि चलो भाई अब संविधान में ही लिख देते हैं। और ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 2005 से एक 5वां पॉइंट इसमें ऐड किया जाता है जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर सरकार चाहे तो वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। यानी कि अब जो रिजर्वेशन की बात हो रही थी वो एडमिशन से रिलेटेड होगा, तो एडमिशन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। फिर चाहे कोई प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो और चाहे वो सरकार से कोई पैसा ही क्यों ना ले रहा हो, उन सब कॉलेजेस पे वो पॉलिसी लागू करेगी, सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के। जो आप देखते हैं मुसलमान हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, इनके इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये पॉलिसी लागू होगी। अब जब भी हिंदुस्तान में इस तरीके की पॉलिसीज बनती हैं तो उनको चैलेंज भी किया जाता है, कुछ लोग आहत भी होते हैं और इसी वजह से इस चीज़ को चैलेंज किया गया। अशोक कुमार ठाकुर ने इसको चैलेंज किया और यहाँ पर कोर्ट ने ये बात कही कि भाई इस बार सामने बड़े टेढ़े मेढ़े प्रश्न आए हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आए हैं और सवालों में ये पूछा गया है कि क्या कास्ट को क्लास का सिनोनिम माना जा सकता है कि भाई आप तो कह रहे हैं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और आप रिजर्वेशन दे रहे हैं कास्ट को, तो क्या कास्ट को और क्लास को एक सिनोनिम माना जा सकता है? साथ ही साथ क्या सिर्फ रिजर्वेशन ही एकमात्र तरीका है जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं उनके अपलिफ्टमेंट का, क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? और साथ ही साथ कि वीकर सेक्शंस का क्या, जो कमज़ोर लोग हैं, जो है तो अपर क्लास से लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनका क्या, उनको उनकी देखभाल कौन करेगा? इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो कोर्ट में आते हैं। और फाइनली जब कोर्ट सवाल पूछता है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई अभी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया है, अभी तो हमें बिल बनाना पड़ेगा और अभी हमने बिल बनाया है जो कि पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, अभी वो पास नहीं हुआ है। जो रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2005 में ये अमेंडमेंट करते हैं, 2006 में रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट बनाया जाता है। तो सरकार कहती है अभी तो वो पार्लियामेंट में पड़ा है और जब तक वो एक्ट पास नहीं होगा तब तक हम रिजर्वेशन दे नहीं पाएंगे। तो होता क्या है, वो एक्ट फाइनली पास हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अच्छा ज़्यादा चाचा ना बनो, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हम भी रिजर्वेशन पर स्टे लगा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट 1 साल के लिए सारे रिजर्वेशंस पर स्टे लगा देता है, कहता है कि पहले ज़रा इस मामलों को सुलझा लें फिर देखते हैं। और यहाँ पर सारी दलीलों को देखते हुए, सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस अमेंडमेंट को और जो रिजर्वेशन का एडमिशन एक्ट था उसको दोनों को वैलिड कर देता है। और इसीलिए 15 सब क्लॉज 5, यही 15 सब क्लॉज 5 है जो ये बोलता है कि अगर सरकार सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या फिर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके एडमिशन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाता है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। यही है 15 सब क्लॉज 5। अब जैसे पिछले केस में बात हो रही थी कि भाई जो वीकर सेक्शन है उनका क्या, यहाँ पर अब 2019 में सरकार ने इस चीज को चेंज कर दिया है और इसमें 6 प्रोविजन ऐड कर दिया है जो कि वीकर सेक्शंस के लिए ही है। इसमें 2 चीजें इन्होंने ऐड करी है। एक तो ये कि अगर वीकर सेक्शन के लिए, जैसे वहां पर सरकार सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि अगर किसी वीकर सेक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो वो इनवैलिड
नहीं होगा। साथ ही साथ सरकार अगर चाहे तो वो एडमिशन में भी वीकर सेक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, और अगर ये स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन से रिलेटेड होगा तो मैक्सिमम जो रिजर्वेशन दिया जा सकेगा वो होगा 10%। तो ये दो चीज़ें सरकार ने, हमारे पार्लियामेंट ने 2019 में ऐड किया है। अब ये वीकर जो सेक्शन है, इस वीक सेक्शन को डिटरमाइन करने का जो तरीका होगा वो होगा फैमिली इनकम, कि भाई या तो आपकी इनकम 8 लाख से कम हो, या फिर आपकी एग्रीकल्चर जो ज़मीन है वो 5 एकड़ से कम हो, आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ना हो, या फिर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़, उसमें 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा आपके पास ज़मीन ना हो, और दूसरे इलाकों में 200 स्क्वायर यार्ड से ज़मीन ना हो ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं 50 मेरी वहाँ पड़ी है, 50 मेरी वहाँ पड़ी है, अलग अलग, वो टोटल कंबाइन देखा जाएगा। इन सब चीज़ों को मिलाकर इस बात का फैसला किया जाएगा कि क्या फैमिली की इनकम इतनी है कि आपको रिजर्वेशन दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये टोटल 6 प्रोविजंस हैं 15 के, 1 2 3 4 5 6, जिसमें छठा जो है 2019 में ही ऐड किया है। अब कुछ 1 2 3 छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल पर डिबेट हो रही थी तो इस बात को उठाया गया कि आपने दुकानों का मेंशन किया गया है कि भाई किसी भी नागरिक को दुकान पे जाने से रोका नहीं जाएगा या नदी नालों पे जाने से नहीं रोका जाएगा। वो चाहते थे कि इसमें ट्रैम्स भी ऐड किए जाएं, इसमें सड़क भी ऐड की जाए, और इसमें और भी और भी गार्डन्स भी ऐड किए जाएं। साथ ही साथ जो आप बोल रहे हैं कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें आप फैमिली भी ऐड कीजिए कि भाई फैमिली के बेस पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिसेंट भी ऐड कीजिए। लेकिन होता क्या है, जो चेयरमैन होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो लैंग्वेज है 15 सब क्लॉज की वो इतनी एग्जॉस्टिव है कि इन सारी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लिखेंगे, आप फैमिली कह रहे हो, कोई और मोहल्ला भी कह सकता है, तो ये अगर हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, और इसी वजह से जो हमने अब लैंग्वेज का यूज़ किया है वो इतनी है कि आगे हमें ज़रूरत नहीं है। इससे अलग एक मुद्दा ये भी उठता है कि जैसा आपने ये आर्टिकल दिया है, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से मेंशन किया जाए वहाँ पर इसी तरीके का प्रोविजन, लेकिन उस समय फिर से चेयरमैन साहब इस चीज़ को मना कर देते हैं। लेकिन आगे फिर आपने देखा 1951 से ये सिलसिला शुरू हो जाता है, जब सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5, सब क्लॉज 6 सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, 6 को छोड़ के 5 और 4 और 5 यहाँ पर तो अच्छे से मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हुई। अब एक इवोल्यूशन की जो चीज़ है, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो 3 इवोल्यूशन यहाँ पर हुए। पहला तो जैसे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बना तो इसमें सिर्फ 3 ही प्रोविजंस थे, फीमेल्स तक लिमिटेड। चौथा प्रोविजन जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से था, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया 1951 में। जो 5वें नंबर का है, जो एडमिशन है, रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का, वो आपका 93 2005 में ऐड किया गया। और जो वीकर सेक्शंस के लिए है, ये 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका 2019 में ऐड किया गया। ये है इवोल्यूशन। अब जो शुरू के 2 प्रोविजंस हैं, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं, शुरू के जो 2 प्रोविजंस हैं वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, यानी सब बराबर हैं, चाहे वो सेक्स के बेसिस पर हो, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पर हो, चाहे वो आपका कास्ट के बेसिस पर हो, यहाँ पर सब बराबर हैं। लेकिन जो बाद के 4 प्रोविजंस हैं वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं कि भाई पहले 2 प्रोविजंस में सेक्स के बेसिस पर इक्वालिटी होगी, मेल और फीमेल दोनों बराबर होंगे, लेकिन आगे के प्रोविजंस में, 3rd प्रोविजन में जो फीमेल्स हैं उनको स्पेशली एक डिस्क्रिमिनेशन उनके लिए किया गया है, क्योंकि इनकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ये ज़रूरी है। और बाकी के प्रोविजंस में जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है या फिर जो वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनकी सिचुएशन को देखते हुए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जो कि बाद के 4 प्रोविजंस हैं वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात का ये मतलब नहीं है कि आप ये कहें कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको अगर जेल की सज़ा हुई है तो भाई वहाँ पर आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लगाते हुए या कोई स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए बनाते हुए उनकी सज़ा को कम कर दें। जैसे सब क्लॉज 4 में लिखा हुआ है कि सरकार को स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। तो भैया आप ऐसा कोई नियम कानून बना दें कि जो सज़ा याफ्ता लोग हैं इस कैटेगरी के, उनकी सज़ा कम हो जाए। तो ऐसा भी एक केस हुआ, यहाँ पर कोर्ट ने ये फैसला सुना
सुनाया कि भाई वहाँ पर ये मेंशन है कि एडवांसमेंट के लिए जो सरकार स्पेशल प्रोविज़न बनाएगी वो एडवांसमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बनाएगी, जो मेन स्ट्रीम है उनसे बराबरी के लिए बनाएगी। और किसी भी केस में अगर आप इस तरीके का नियम कानून बनाते हैं जो कि उनकी सज़ा को कम करता है तो वो किसी भी केस में उनका एडवांसमेंट नहीं कर रहा है और इसीलिए ये इनवैलिड हो जाता है। और कुल मिलाकर ये है आर्टिकल 15। आज के लेक्चर में इतना ही। कुछ अगर आपको डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर। थैंक यू।